इस्लाम खतरे में है। स्टॉप इट। हमारी आइडेंटिटी हमारे कल्चर से आती है, सिर्फ हमारे रिलीजन से नहीं। I am how every Muslim should be. मेरी जर्नी शुरू हुई जब मैं 15-16 साल की उम्र में पापा ने मुझे कहा कि चलो काम पे लग जाओ। और मेरा पहला काम था एक कास्टिंग एक एडवर्टाइजिंग फिल्म की कास्टिंग पे असिस्ट करना। तो मेरा पहला काम था उनका लिस्ट लिखना कि जो आ रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नाम, नंबर, एज, ये वो, अवेलेबिलिटी, और स्क्रिप्ट की 2 कॉपीज हाथ से मैंने लिखा। मदर डेयरी की एक कमर्शियल थी। धीरे धीरे मेरा प्रोडक्शन में, बिहाइंड द कैमरा में इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ। मेरा इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा था ही। 14 साल की उम्र में मैंने एक शॉर्ट फिल्म लिखा मेरे दोस्त के साथ। 18 साल की उम्र में मैं सुनील शानबाग एक थिएटर मेकर हैं, उन्होंने एक वर्कशॉप कर रहे थे बच्चों के लिए, समर टाइम एट पृथ्वी के लिए, और मैं उनका असिस्टेंट बना कि शायद वहाँ असिस्ट कर करके मैं कुछ सीखूंगा। और उन्होंने मुझे धक्का देके एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करने का जोर दिया, बोला कि तुम भी करो। तो करते करते मुझे अच्छा लगा, मुझे मजा आने लगा, और मुझे ऐसा लगा कि अगर यहाँ कुछ हो सकता है मेरा, अगर मुझे इंटरेस्ट है वाकई में, सच में दिल से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, तो फिर ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं कितना सीख सकता हूँ इसके बारे में, कितना अपने आप को एक्सपोज कर सकता हूँ इसके बारे में। क्योंकि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि बस ये पुश्तैनी देन है या ये कोई विरासत में मिली हुई चीज है। नहीं, मुझे अगर काम करना है तो काम तो करना पड़ेगा। थिएटर के जरिए, लोगों के जरिए मैं जाता रहा। मैं रिहर्सल्स पे गया। नसीर साहब रिहर्सल, पृथ्वी पे नहीं बट अलग अलग जगहों पे नसीर साहब आर्म्स एंड द मैन के रिहर्सल कर रहे थे। आर्म्स एंड द मैन उनका नाटक था, उसका रिहर्सल चल रहा था, वो कर रहे थे रिहर्स। मैं हर रोज जाके देखता था उनको, बस बैठ के, हर रोज एक्टर का काम क्या होता है। और धीरे धीरे करके, क्योंकि मैं साथ में मैं एडवर्टाइजिंग में असिस्टेंट का काम कर रहा था, तो कुछ पैसे भी मिल रहे थे। और फिर मैंने फैसला किया कि यहाँ पे जो सारी एक्सपेक्टेशंस है उसको छोड़ के क्या मैं लंदन में 3 महीने, क्योंकि वहाँ पे भी उनके ट्रेडिशन में थिएटर पे ट्रेनिंग और स्कूलिंग, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखते हैं। तो मैं 3 महीने के लिए लंदन गया, वहाँ पे ऑडिशन करके एक बहुत ही नामचीन कोर्स में मैं शामिल हुआ द नेशनल यूथ थिएटर के साथ। वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और बिना कोई प्रेशर लेके, बिना कोई उम्मीदें मेरे ऊपर डाले। प्रोफेशनल स्फीयर में, इस इंडस्ट्री में एज एन एक्टर आप कैसे नेविगेट करते हैं? आप किस तरीके के डिसीजन लेते हैं? आपके चॉइसेस, वो चॉइसेस को आप कैसे, आप हाउ डू प्रेजेंट योरसेल्फ इन दैट स्फीयर? यू नो, हाउ डू यू एंगेज विद अदर प्रोफेशनल्स? तो आई थिंक मेरे लिए जो मैं उनकी सलाह लेता हूँ, मैं ज्यादातर उस बातों को लेके सलाह लेता हूँ। ऑफ कोर्स हम जो भी काम करते हैं उसके बाद घर पे तो वार्तालाप होता ही है। हर कोई भी चीज हम देखते हैं तो बारीकी से एनालाइज होती है, क्योंकि मतलब उसी से आप इम्प्रूव करेंगे। बहुत सारा हम दोनों खास तौर पे मिलते थे, अलग से बातचीत हमारी होती थी देर रात तक। और क्योंकि इस्लाम पे, परिस्थितियों पे, कि कैसे इस्लाम का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, आज क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, बांग्लादेश की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, पाकिस्तान की या मिडिल ईस्ट की बात करें, हमारे इस 100 साल की हिस्ट्री में कितनी सारी चीजें हुई हैं, परसेप्शंस कितने बदल चुके हैं मजहब के नाम पर। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था इस बात को लेकर बदला नहीं, लेकिन थोड़ी और गहराई में मुझे बात समझ में आई। क्योंकि मैं हमेशा मानता था कि whether it is extremist, fundamentalist, and of any religion, any calling, any persuasion, वो radicalization होता है। कोई अपने दिमाग में ऐसा नहीं सोचता कि भाई मुझे विलेन बनना है, मैं जाके सब अपने दिमाग में सही कर। तो ये क्यों होता है? मतलब अक्सर मैंने देखा है कि जो radicalized youth होते हैं, they are actually lonely, vulnerable, often young men, जिनको सही समय
में सहारा नहीं दिया गया है, सहायता नहीं मिली है उनको, वो अकेले पड़ गए और गलत टाइम में कोई गलत इंसान उनका दोस्त है। और गलत टाइम में किसी ने कंधे में हाथ डाल के बोला चल तू मेरे साथ चल। उनकी तरफ से यही बात है कि भाई क्या कहानी है ये, दमदार कहानी है ये, दिल को छूने वाली कहानी है ये। बहुत प्राउड फील कर रहे थे उनको, ऐसा मतलब कि चलो मैंने ठीक काम किया है। मुझे भी ये लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जो आपके अंदर घुस जाती है, कुछ तो है। क्योंकि जैसे आदित्य ने बताया, आम साधारण बच्चे पढ़े लिखे अच्छे घर से इस तरफ आ गए, ऐसे घिनौनी हरकतें कर रहे हैं मजहब के नाम पर। दूसरी तरफ बाहर केओस के अंदर एक माँ अपने बेटे के लिए डर रही है, पैनिक हो रहा है, हर जगह कोई जवाब नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो इतनी सारी चीजें चल रही हैं, एक पूरा देश खड़ा हो गया, स्थिर हो गया, जैसे हमारे साथ हुआ था 26/11। सब लोग चौंक जाते हैं, सब इतनी सारी कहानियां हैं। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि ये आसान होगा। मुझे बचपन से ये डांट मिला है कि भाई जो भी करना है तुम अपने पैरों पे करना, कुछ मत सोचना कि तुम्हें सहारा मिलेगा। आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, एक्सेस, थोड़ा सा एक्सेस जरूर मिलता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती ये है कि पापा और मम्मी दोनों फील्ड में एक्चुअली नहीं थे, मतलब निजी तौर पे एकदम नहीं थे, थोड़े अलग थे इनडायरेक्ट लेवल पे। और उससे मेरा फायदा ये हुआ कि अपने आप से मतलब मैं खुद ये डिसीजन ले पाया और मैं खुद कोशिश कर पाया कि कैसे सीखूं। जैसे मैंने बताया कि कैसे मैं अपने हिसाब से सीखूं, कैसे मैं लायक बनूं। मुलाकातें हुई है एक फॉर्मेलिटी के लेवल पे कि हाँ आओ बेटा मिलते हैं, बट मुझे एहसान कभी मांगना नहीं था किसी से। मुझे ऐसा लगा कि मैं कोशिश करूंगा, अगर उस कोशिश में आपको कुछ दिखता है तो आप मुझे कुछ मौका दीजिए और फिर और कोशिश करूंगा। शेयर एंड डाउनलोड करो दिव्य भास्कर ऐप।